तुम्हारी माँ मुझे बताती हैं कि लियू शियुन नाम की वो लड़की हालात चाहे जो भी हों काफ़ी खूबसूरत है। चूंकि वो हमारे लिन परिवार की वंशज बनने जा रही है, इसलिए तुम्हें उसके साथ नैतिक और सामाजिक दोनों ही तरह से सही बर्ताव करना चाहिए। ये तो मुझे पता है, और असल में अगर तुम आज नहीं आए होते तो शियोन और मैं अभी अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने ही वाले थे। लेकिन चूंकि तुम यहाँ हो तो हम किसी और दिन चले जाएंगे। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मत आना। अब हमने शिंग्यू और शियोन के शादी के रजिस्ट्रेशन में देरी कर दी है। ये सुनकर माँ ने सीधे पिताजी की ओर घूर कर देखा। मैरिज सर्टिफिकेट तो कभी भी बनवाया जा सकता है। इसके अलावा क्या आज अपनी बहू और अपने पोते पोतियों से मिलने आना मेरे लिए गलत है? बिल्कुल नहीं। पिताजी, चलिए हम पहले ऊपर चलते हैं। मैं उन दोनों बुजुर्गों को लिफ्ट में ले गया और तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 302 में पहुंच गया। मैंने अपनी चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, लियू शियुन ने लिविंग रूम से उन्हें अंदर आते देखा और एक विनम्र, हालांकि थोड़ी झिझक भरी मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। उसने उनका अभिवादन किया। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। उसकी आवाज़ सुनकर पिताजी ने उधर देखा और पाया कि वो लड़की सचमुच बहुत खूबसूरत थी। उनके होठों के कोनों पर एक मुस्कान खिल उठी। तुम ही शियुन होगी। नमस्ते नमस्ते शियुन, आज हमारा अचानक आना हुआ, हमने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? माँ आगे बढ़ी और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शियुन का हाथ अपने हाथ में ले लिया। ओह आंटी, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, यहाँ आपका तहे दिल से स्वागत है। अंकल आंटी, प्लीज़ पहले आप लोग बैठ जाइए, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा पानी ले आती हूँ। ये कहकर शियुन मेरे माता पिता के लिए पानी लेने चली गई। ये देखकर कि वो लड़की कितनी विनम्र और अच्छे संस्कारों वाली थी, कम से कम पिताजी के पहले इंप्रेशन के आधार पर वो सचमुच एक बहुत ही अच्छी युवती थी। शियुन 2 ग्लास पानी लेकर आई। अंकल आंटी, प्लीज़ थोड़ा पानी पी लीजिए। मम्मी पापा ने ग्लास लेते हुए सिर हिलाया। शियुन, काम में मत लगी रहो, बैठ जाओ, इतनी औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी ने शियुन का हाथ पकड़ा और उसे ठीक अपने बगल में बिठा लिया। अच्छा, मैंने तुम्हारी स्थिति के बारे में पहले ही सुन लिया है। पापा ने पानी का एक घूंट लिया, फिर शियुन की ओर देखा और कोमल स्वर में बोले, इस मामले में गलती मेरे बेटे की ही है। बस मुझे ये बताओ कि तुम उसे क्या सजा देना चाहोगी? पापा के इस अचानक बयान से शियुन पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। उसने हड़बड़ाकर अपने हाथ हिलाए और बोली, अंकल, ये सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, मेरी भी गलती थी। डैड ने अपना सिर हिलाया। वो एक मर्द है, अगर वो कोई गलती करता है तो उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे नियम कुछ भी हो, नियम तो नियम ही होते हैं। इस मामले में वो गलत था और उसके पिता होने के नाते मैं उसे बिल्कुल भी ढील नहीं दूंगा। बताओ मुझे उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? ये देखकर कि डैड कितने सख्त हो रहे थे, शियोन के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। अंकल, गलती दोनों तरफ से होती है, हम दोनों ही दोषी हैं। अगर आप शिनियो को सजा देना चाहते हैं तो मुझे भी सजा दीजिए। ऐसा जवाब सुनकर डैड खुद को मुझे घूरने से रोक नहीं पाए। कितनी मुश्किल स्थिति थी। अगर वो सच में अपनी बहू के लिए मुश्किलें खड़ी करते तो भविष्य में हो सकता है कि वो उनसे नाराज हो जाए, ये बहुत बुरा होता। लेकिन उनके बेटे को किसी न किसी तरह से अनुशासन में लाना भी जरूरी था। कुछ देर सोचने के बाद डैड बोले, ठीक है, चूंकि इस बार गलती मेरे बेटे की थी, इसलिए हम उसे अपनी गलती सुधारने का मौका देंगे। उसे तुम्हारा और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर उसने कभी तुम्हें परेशान किया या ऐसा कुछ किया जिससे तुम्हें या इस परिवार को शर्मिंदा होना पड़े तो तुम हमें तुरंत बताना, हम तुम्हारे लिए उसे जरूर ठीक कर देंगे। ये सुनकर शियुन ने सिर हिलाया और उसके दिल को कुछ राहत मिली। जब तक लिन शिनियो को सजा नहीं मिल रही थी तब तक सब ठीक था। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम लोग आज शादी करने का प्लान बना रहे थे। डैड ने सस्त चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने अपना सिर उठाया। हाँ, हमने आज ही जाने का प्लान बनाया था। डैड ने मेरी तरफ देखकर गहरी नाराजगी जाहिर की। शियुन जो वहीं खड़ी थी और भी ज्यादा हैरान रह गई। क्या आंटी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती थी? उन्होंने तो ये भी पूछा था कि क्या मैं शिनियो के साथ शादी रजिस्टर करवाना चाहती हूँ। फिर अंकल इतनी सख्ती से क्यों बात कर रहे हैं? तुम जैसे युवा लोग इन बातों को नहीं समझते। तुम्हें शायद अभी सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन शियुन ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। उसे बच्चे के जन्म के बाद वाले महीने में ठीक से आराम करना चाहिए। ऐसे समय में तुम उसे इधर उधर कैसे घुमा सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसे बच्चे के जन्म के बाद ठीक से रिकवर होने की जरूरत होती है, वरना उसे बाद में हर तरह की सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शिन्यू, तुम्हें शाओली याद है, हमारे घर के पास रहने वाला हमारा पुराना पड़ोसी? उसकी शादी हो गई और उसकी पत्नी बच्चे के जन्म के बाद ठीक से रिकवर नहीं हो पाई। अब वो हर दूसरे हफ्ते बीमार पड़ जाती है। जाहिर सी बात है, ये मेरी ही चूक थी। मुझे पता है कि मैं गलत था। किस्मत के मेरे पिताजी ने मुझे अब याद दिला दिया, वरना मैं एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता। अंकल, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने भी इसके लिए हाँ कहा था। आज सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने का फैसला हम दोनों ने मिलकर किया था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम जैसे जवान लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन अभी के लिए शियुन, तुम्हें डिलीवरी के बाद ठीक से आराम करना चाहिए और अपनी सेहत ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। पिताजी, मैं समझ गई। जहां तक शादी के सर्टिफिकेट की बात है, हम उसे तब करवा लेंगे जब शियुन का रिकवरी का महीना पूरा हो जाएगा। जब उसकी रिकवरी पूरी हो जाएगी तो तुम जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेना। फिर हम शादी की तैयारियां करेंगे। हम खुद तुम्हारे माता पिता से मिलकर माफ़ी मांगेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ये सुनकर शियुन का चेहरा अचानक सख्त हो गया।
वो जानती थी कि उसके माता पिता से बात करना आसान नहीं था और उसे डर था कि वे मेरे परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। माँ ने शियोन का रिएक्शन देखा और जल्दी से अपने पति की बात काट दी। इसकी कोई जल्दी नहीं है, चलो एक एक करके कदम उठाते हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर और शियोन के परेशान चेहरे को देखकर पिताजी को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में बोल दिया था। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। क्या बच्चे बेडरूम में हैं? अजीब सी चुप्पी को तोड़ने के लिए माँ अचानक बोल पड़ी। चलो पहले बच्चों को देखते हैं। ये कहकर माँ पिताजी को खींचकर शियोन के बेडरूम में ले गई और शियोन तथा मुझे अकेला छोड़ गई। मुझे माफ़ करना, ये मेरी गलती थी। जब मेरे माता पिता चले गए तो मैं शियोन के पास बैठ गया। मेरे चेहरे पर माफ़ी का भाव था। कोई बात नहीं, मुझे भी इन बातों के बारे में पता नहीं था। इसके अलावा मैंने खुद ही इसके लिए हाँ की थी। अगर कुछ बुरा हुआ है तो मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि इस वजह से अंकल ने तुम्हें डांटा। कोई बात नहीं, ये सही ही हुआ। डांट पड़ने से मुझे ये बातें याद आ गईं। मैं अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होने दूंगा। लाइन 260 के साथ मिलाकर दोनों बड़े लोग शियोन के बेडरूम में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि दो छोटे छोटे बच्चे एक ही पालने में सो रहे थे। उनके छोटे छोटे शरीर बेहद प्यारे लग रहे थे। इन दो अनमोल बच्चों को देखकर पिताजी का दिल खुशी से पिघलने ही वाला था। ये उनके पोते पोतियां थे। देखो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? क्या ये दोनों छोटे छोटे अनमोल रत्न प्यारे नहीं हैं? डैड के चेहरे पर दयालु और सौम्य भाव देखकर मॉम ने कुछ विजयी अंदाज में कहा। डैड ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और फुसफुसाते हुए कहा, ये तो पक्का है, ये लिन परिवार के बच्चे हैं। बेशक वे बहुत प्यारे हैं। अफसोस की बात है कि वे अभी भी इतने छोटे हैं कि मुझे दादाजी कहकर बुलाना नहीं जानते। जब वे थोड़े और बड़े हो जाएंगे और मुझे दादाजी कहकर बुला पाएंगे तब ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहले जब मैं दूसरे लोगों को देखता था, जैसे कि थर्ड, जो पहले ही दादा दादी बन चुके थे और अपने पोते पोतियों के साथ होते थे, उनके आसपास बच्चों को दौड़ते भागते देखकर ये कहना झूठ होगा कि उन्हें जलन नहीं हुई। उन्होंने तो ये भी सोचा था कि अगर उनके बेटे ने पहले शादी कर ली होती तो इस उम्र में वे भी अपने पोते पोतियों को गोद में खिला रहे होते। अब वो सपना आखिरकार सच हो गया था। अब जब तुमने बच्चों को देख लिया है तो क्यों ना तुम दोपहर के खाने के बाद वापस चले जाओ। मैं यहीं रुकूंगी बच्चों की देखभाल में मदद करने के लिए। इन पोते पोतियों को इतना प्यारा देखकर मुझे बहुत तसल्ली मिली है। लेकिन तुम यहाँ नहीं रुक सकती। पिताजी ने अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ क्यों नहीं रुक सकता? हालांकि मुझे शिंग्यू पर भरोसा है कि वो शियोन और बच्चों की देखभाल कर लेगा, फिर भी मुझे थोड़ी बेचैनी होती है कि वो ये सब अकेले कैसे करेगा। जमाना बदल गया है। ये जमाना हमारे समय से बिल्कुल अलग है। आज के युवाओं के अपने विचार होते हैं और उनकी जीवन शैली की आदतें हमसे अलग होती हैं। अगर तुम यहाँ रुकोगी और उन चीज़ों को लेकर उन्हें टोकती रहोगी जिनकी तुम्हें आदत नहीं है, तो हो सकता है वे तुम्हारी बात सुन तो लें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे उसे दिल से अपनाएं। समय के साथ इससे आपस में मनमुटाव भी हो सकता है। इसके अलावा शिंगी और शियोन एक दूसरे को ज़्यादा समय से नहीं जानते। हमें उन्हें अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए थोड़ी और निजी जगह देनी चाहिए। अगर वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और खुशी से रहते हैं तो माता पिता के तौर पर हमें भी सुकून मिलेगा। पिताजी की बातें सुनकर माँ ने सहज ही सिर हिला दिया, लेकिन जल्दी ही उनके माथे पर फिर से चिंता की लकीरें उभर आईं। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे बच्चों की देखभाल में मदद नहीं करनी चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हें हर समय यहीं रहने की जरूरत नहीं है। तुम हर दूसरे हफ्ते कुछ दिनों के लिए यहाँ आ सकती हो। बाकी समय के लिए उन्हें अपना रिश्ता खुद ही मजबूत बनाने दो। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो शिंग्यू के पास अभी कोई नौकरी नहीं है। उनकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी आखिर कब तक चलेगी? पिताजी ने इस बारे में सोचा और सहमत हो गए। ये ठीक नहीं होगा कि उनका बेटा कोई काम धंधा ना करे। ठीक है, जब हम वापस जाएंगे तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। पिताजी को चिंता थी कि मैं बच्चों को पालने पोसने का खर्च नहीं उठा पाऊंगा, इसीलिए वे मुझसे इस बारे में बात करने के लिए आए थे। मुझे तुम्हारी माँ से पता चला कि तुम ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो और उससे कुछ पैसे भी कमाए हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने करीब 2 या 3 मिलियन कमाए हैं। ओह, क्या ये सच में इतना फायदेमंद है? फिर भी तुम चाहे कितना भी कमा रहे हो, बेहतर यही है कि कोई नौकरी ढूंढ लो। हालांकि अगर पैसे ज्यादा नियमित रूप से आते हैं तो ठीक है। शियोन अभी अपनी रिकवरी महीने में है, इसीलिए वो निश्चित रूप से काम ढूंढने के लिए बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम भी काम नहीं करोगे तो तुम्हारी भविष्य की आमदनी कहाँ से आएगी? अब जब तुम्हारे बच्चे हैं तो माँ और पिताजी उनकी देखभाल में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन अब तुम एक बड़े आदमी बन चुके हो। तुम अपने माता पिता से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे तुम्हारी भी देखभाल करें। अगर तुम्हें पैसों की तंगी हो तो तुम हमें बता सकते हो, लेकिन अपने परिवार की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें फिर भी एक नौकरी की जरूरत है। पिताजी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं सब समझता हूँ। जैसे ही शियोन का रिकवरी बाहर जाकर नौकरी ढूंढ लूं। आखिर अगर मैं अभी काम पर चला गया जबकि वो ठीक हो रही है और अकेले बच्चों की देखभाल कर रही है, तो मुझे ये सही नहीं लगेगा। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी माँ से इस बारे में पहले ही बात कर ली है। जब घर पर ज्यादा काम नहीं होगा तो वो बच्चों की देखभाल में तुम्हारी मदद करने आ जाएगी। बेटे, मैं फिर से कहता हूँ, उसका अच्छे से ख्याल रखना, उसे निराश मत करना। तुम दोनों बच्चों की वजह से ही एक दूसरे के करीब आए हो, इसलिए ये पक्का करना कि तुम उसे प्यार करो और उसकी रक्षा करो। पिताजी, आप बेफिक्र हो सकते हैं कि मुझे इतनी प्यारी पत्नी मिली है जिसने हमारे लिन परिवार को एक बेटा और एक बेटी भी दी है। आप लालटेन लेकर भी ढूंढते तो भी आपको उसके जैसी औरत नहीं मिलती। वैसे पिताजी, मैंने दोनों बच्चों के नाम रख दिए हैं। बड़े वाले का नाम लिन सीकुओ और छोटे वाले का नाम लिन सिलुओ है। आपको कैसा लगा? पिताजी ने यह सुना और कहा, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया।
सीकुओ और सिलवो। मुझे उम्मीद है कि दोनों बच्चे बड़े होकर सेहतमंद और मजबूत बनेंगे। दोपहर का खाना खाने के बाद माँ और पिताजी चले गए। उन्हें मोहल्ले से बाहर तक छोड़ने के बाद मैं घर लौट आया। आज मेरे माता पिता ने जो बातें कही थीं उनके बारे में सोचने लगा। ज्यादा मत सोचो, अंकल और आंटी तो बस हमारा भला ही चाहते हैं। मैं ज्यादा क्यों सोचूंगा। लियू शुएन ने अपने होंठ से कोड़े मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। लगता है कि आज हमें शादी का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम अपनी रिकवरी का 1 महीना पूरा ना कर लो। उसके बाद ही हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे। कोई बात नहीं, ब्यूरो कहीं भागा नहीं जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं भाग जाएगा। चाहे हम अभी जाएं या मेरी रिकवरी के बाद, बात तो एक ही है। नहीं, बात बिल्कुल भी एक नहीं है। मैं अचानक लियू शुएन के सामने बैठ गया। मैं उसे बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। ये देखकर कि मेरी आंखें उसी पर टिकी हुई हैं, लियू शुएन का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो थोड़ी शर्मा गई। क्या वो ये सोच रहा होगा, अब जब हमारे रिश्ते में इतनी सुधार आ गया है? मैं थोड़ा और हिम्मत वाला हो गया था। मैंने लियू शुएन का छोटा सा हाथ अपने हाथ में ले लिया। देखो, जब हम शादी करने का प्लान बना ही रहे हैं और हमारे बच्चे भी हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे को जिस तरह से बुलाते हैं उसे बदल दें। बदल कर क्या रखें? उसके गाल शर्म से लाल हो गए। लियू शुएन ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, जैसे हनी, डार्लिंग या पति। तुम? मेरी बातें सुनकर लियू शुएन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। हनी, डार्लिंग, पति, वो ये शब्द कैसे बोल पाएगी? क्या हम इन नामों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तुम्हें आज ही कोई नाम चुनना होगा, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरी जोरदार आवाज़ सुनकर लियू शुएन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद एक ऐसी आवाज़ में जो मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी, उसने मुझे पति कहकर पुकारा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं उसे साफ साफ सुन नहीं पाया। उसने चोरी छिपे मेरी तरफ देखा और पाया कि मैं सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। अपने होंठ से कोड़ते हुए उसने एक बेहद प्यारी और धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुमने नहीं सुना तो बस बात यहीं ख़त्म। मैंने तो वैसे भी कह ही दिया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मैंने नहीं सुना तो मैं ये कैसे साबित करूंगा कि तुमने ऐसा कहा था? चलो भी, एक बार और कहो, अच्छी बच्ची बनकर फिर से कहो। इस बार मैं ध्यान से सुनूंगा। चूंकि उसने सुना नहीं था, इसीलिए उसे एक बार और कहना ही पड़ा। लियू शुएन ने गहरी सांस ली, थोड़ी और हिम्मत जुटाई और सीधे मेरी आंखों में देखा। पति? हाँ, पत्नी। अचानक मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। इस लड़की को छेड़ने में सचमुच बहुत मजा आ रहा था। मेरे हाव भाव देखकर लियू शुएन को तुरंत एहसास हो गया कि मैंने उसे साफ साफ बेवकूफ़ बनाया है। उसने ज़रूर सुना होगा ठीक उसी पहली बार से जब उसने मुझे पति कहकर पुकारा था। उसने बस जानबूझकर मुझसे ये बात कुछ और बार कहलवाई थी। तुमने सचमुच मुझे बेवकूफ़ बनाया। लियू शुएन ने अपने दांत खींचे और मजाक में मुझे मुक्का मारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने ज़रा भी जोर नहीं लगाया, इसके बजाय मेरी नज़रों में। इस पल की लियू शुएन मेरे साथ नखरे करती हुई सी लग रही थी। मैंने अपने हाथ से उसकी दूसरी कलाई भी थाम ली। मेरे चेहरे पर अभी भी मुस्कान थमी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, मेरी गलती, मेरी ही गलती, लेकिन तुम्हें मुझे पति कहते हुए सुनकर ये सब करना सार्थक हो गया। धन्यवाद। अचानक ही माहौल बदल गया। मैंने उसे सीधे अपनी बाहों में भर लिया। पत्नी, तुम मेरे साथ हो, ये कितना अच्छा लग रहा है। उस एक वाक्य ने लियू शुएन को पल भर में ही पिघला दिया। उसने उन तमाम बातों को याद किया जो उसकी गर्भवती होने के बाद से अब तक हुई थी। किराना खरीदने के लिए बाहर जाना और फिर अकेले ही सारा खाना बनाना और बच्चों को गोद में उठाने की सारी मुश्किलें। एक पल के लिए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोते हुए सुनकर मैं तुरंत घबरा गया। मैं उसे पूरी तरह से समझ ना पाते हुए देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रही है। क्या इसलिए कि मैंने अभी अभी उसके साथ मजाक किया था और उसे गुस्सा दिला दिया था? पत्नी जी, रो मत, ये मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हें परेशान किया है। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। प्लीज़ रोना बंद करो। मुझे इतनी बेसब्री से माफ़ी मांगते देख लियू शुएन ने अपना सिर हिलाया। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वो बोली, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। बस मुझे पुरानी बातें याद आ गईं। तो बात ये थी। मैंने राहत की सांस ली। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। उसके आंसू पोंछने में मदद करते हुए मैंने धीरे से कहा, पहले हालात जैसे भी रहे हों, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। मैं बस ये पक्का करूंगा कि तुम हर दिन खुश रहो। धन्यवाद। शायद इसलिए कि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिल गया था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। मेरी बातों से वो बहुत भावुक हो गई। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। शायद इसलिए कि उसने बहुत लंबे समय से अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबा रखा था, और अब जब आखिरकार उसे सहारा मिल गया था तो वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गई और वहीं मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। ये देखकर कि वो सो गई है, मैंने बहुत सावधानी से अपने शरीर को हिलाया। मैंने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया और उसे रजाई ओढ़ा दी। जैसे ही मैं वहां से जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक रजाई के नीचे से एक हाथ बाहर निकला और मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। मैंने उसे धीरे से 2 शब्द बुदबुदाते हुए सुना,
जाओ मत। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यहीं तुम्हारे पास रहूंगा, मैंने प्यार से कहा। फिर उसका हाथ पकड़कर मैंने उसे वापस रजाई के नीचे रख दिया और उसके पास ही बैठकर उसका साथ देने लगा। शाम के लगभग 5 बजे थे जब लूशियन आखिरकार जागी। जैसे ही वो जागी, उसने चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वो बेडरूम में ही सो गई थी। हे भगवान, वो सचमुच सो गई थी। उसने रजाई ऊपर खींच ली ताकि वो अपना सिर ढक सके। आज उसने सचमुच खुद को शर्मिंदा कर लिया था। हालांकि जिस तरह से हालात बदल रहे थे, इस तरह उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। इस समय उसे कौन मैसेज कर रहा होगा? लू शियून ने हाथ बढ़ाया और छोटी सी लकड़ी की नाइट स्टैंड से फ़ोन उठा लिया। उसने फ़ोन खोला और देखा। ये उसकी सबसे अच्छी दोस्त का मैसेज था। शियून, मैं कल देश वापस आने का सोच रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे लेने वहाँ मौजूद रहो। बोवी। मैसेज देखकर लियू शियून के मुंह से हैरानी भरी चीख निकल गई और वो झटके से उठकर बैठ गई। क्या हुआ? सब ठीक तो है? बेडरूम से उसकी आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि उसे कुछ हो गया है। मैं हाथ में कलछी लिए हुए ही दौड़कर अंदर गया। मुझे गुलाबी एप्रन पहने हुए, हाथ में कलछी लिए और चेहरे पर चिंता के भाव देखकर लियू शियून के दिल में एक मीठा सा एहसास जागा। कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं। बस मेरी एक अच्छी दोस्त है जो कल देश वापस आने का सोच रही है। उसने मुझसे कहा है कि मैं उसे एयरपोर्ट से लेने जाऊं। वो अच्छी दोस्त लड़की है या लड़का? ये सुनकर मैंने थोड़ी सी थ्योरियां चढ़ाईं। अगर वो लड़की है तो कोई बात नहीं। बेशक वो लड़की ही है। वो पिछले कुछ सालों से विदेश में पढ़ाई कर रही थी। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई होगी और वो वापस आ रही है। वो चाहती है कि मैं उसे एयरपोर्ट से लेने जाऊं। तुम तो अभी रिकवरी के दौर में हो, तुम कैसे इधर उधर भाग दौड़ कर सकती हो? एक काम करते हैं, उससे उसकी फ्लाइट का पूरा ब्यौरा मांग लो। मैं कल गाड़ी चलाकर उसे लेने चला जाऊंगा। क्या ख्याल है? वैसे तुम्हारे लिए उसे लेने जाना नामुमकिन तो नहीं है। पहले मैं उससे पूछ लूं, बोवी। ये कहकर मैं वापस खाना बनाने के लिए बेडरूम से बाहर निकल गया। इस बीच लू शियून ने अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मैसेज किया। किचन में जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं कल वापस आ रही हूं और तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रही हो? मुझे नहीं लगता कि इसे कोई हैरानी कहा जा सकता है। ये शायद एक सदमा ज्यादा है। लू शियून मन ही मन मुस्कुराई। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए? उसे पहले से ही पता था कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये हैरानी निश्चित रूप से बदल जाएगी। हैरानी में बदल गई। असल में मैंने कुछ समय पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है और मैं अभी रिकवरी के महीने में हूं, इसलिए मैं कल तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगी। हे भगवान, शिवन, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? हम पिछले साल ही तो मिले थे और अब तुम मुझे बता रही हो तुम्हारा सच में एक बच्चा है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये सच है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं बच्चों की एक फ़ोटो खींचकर तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहकर लू शियून ने अपना फ़ोन निकाला और सो रहे दोनों छोटे बच्चों की एक फ़ोटो खींच ली। फ़ोटो भेजने के बाद दूसरी तरफ से कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया और फिर लू शियून का फ़ोन बज उठा। ये कॉल उसकी सबसे अच्छी दोस्त चूके किंग का था। नंबर देखते ही लू शियून ने फ़ोन उठाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। हे भगवान शियून, ये दोनों प्यारे प्यारे बच्चे क्या सच में तुम्हारे ही हैं? ज़रा धीरे बोलो, उन्हें जगा मत देना। हाँ, ये सच है, वे सच में मेरे ही बच्चे हैं। लेकिन ज़रा रुको, जब हम पिछले साल मिले थे तब तो तुम किसी को डेट भी नहीं कर रही थी। मेरे जाते ही तुम्हें बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया और तुम्हारे बच्चे भी हो गए? ये कहानी थोड़ी अजीब और अचानक हुई है। उस समय मैंने सोचा भी नहीं था कि चीज़ें इस तरह से बदल जाएंगी। जल्दी करो, मुझे सब कुछ बताओ। आखिर ये सब कैसे हुआ? तुम उस लड़के से कैसे मिली? क्या वो हैंडसम है? क्या वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है? तुम एक साथ इतने सारे सवाल पूछ रही हो, मैं किसका जवाब दूं? ज़रा सब्र रखो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बताती हूँ। लू शियून ने प्यार से मुस्कुराते हुए चूके किंग को पूरी कहानी सुनाई। घर में हुई शुरुआती अनबन से लेकर घर छोड़ने के बाद सड़क किनारे मुझसे मिलने तक, फिर प्रेग्नेंट होने और आखिरकार बच्चे को जन्म देने तक, और फिर मुझे फ़ोन करने तक, और मेरे अस्पताल आकर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने तक। शियून लगभग 10 मिनट तक बोलती रही। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो वो चुप हो गई। उसने चूके किंग को ये सब समझने के लिए थोड़ा समय दिया। अब समझ आया।
हर बार जब भी मैंने तुम्हें वीडियो कॉल करने की कोशिश की तुम मुझे सिर्फ अपना चेहरा ही दिखाती थी। वाह, तुमने सच में इतने लंबे समय तक ये बात मुझसे छिपा कर रखी। मेरा इरादा तुमसे ये बात छिपाने का नहीं था। तुम विदेश में पढ़ाई कर रही थी और अगर मैंने तुम्हें तब बताया होता तो इसका असर तुम्हारी पढ़ाई पर पड़ता। अगर मैंने ग्रेजुएशन पूरा करके वापस लौटने का फैसला ना किया होता और तुमसे मुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए ना कहा होता तो शायद तुम अब भी ये बात मुझसे छिपा रही होती। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कल के बारे में लिन शिंगयू ने कहा, वो तुम्हें लेने एयरपोर्ट जाएगा। वैसे तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम्हारा पति हैंडसम है या नहीं। क्या वो सचमुच बहुत आकर्षक है? चूके किंग की बातें सुनकर लूसियन का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं कैसे बताऊं, वो सचमुच काफ़ी हैंडसम है, उन मशहूर हस्तियों से भी ज़्यादा हैंडसम। आंटी शिव ने ये बात तुमसे छिपा कर रखी थी। उन्हें चिंता थी कि उनकी सहेली मुझे पहचान नहीं पाएगी, इसीलिए उन्होंने मेरी एक हैंडसम फ़ोटो भेज दी। लेकिन हुआ ये कि उनकी उंगली से गलती हो गई और उन्होंने मेरी हैंडसम फ़ोटो मेरी सास को भेज दी। फिर एक जादुई नज़ारा सामने आया। अभी कुछ देर पहले ही लूसियन ने दावा किया था कि उसका पति यानी मैं कई मशहूर पुरुषों से ज़्यादा जीवंत और हैंडसम है। ये मैसेज देखकर चूके किंग की उत्सुकता और बढ़ गई। तो फिर मुझे अपने हैंडसम पति की एक फ़ोटो भेजो ताकि कल जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूं तो उसे देखते ही पहचान सकूं। लूसियन पल भर के लिए हक्की बक्की रह गई। एक सेकंड रुको, मैं अभी थोड़ी देर में उसकी फ़ोटो खींचकर भेजती हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लूसियन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे फ़ोन में तुम्हारे पति की एक भी फ़ोटो नहीं है? हम एक दूसरे को अभी कुछ ही दिनों से जानते हैं। अगर ये बच्चे ना होते तो शायद हमारी मुलाकात कभी होती ही नहीं। ये सच है। चलो अभी के लिए बात यहीं ख़त्म करते हैं। कल जब मैं वापस आऊँगी और हम मिलेंगे तो विस्तार से बातें करेंगे। याद से बाद में मुझे अपने पति की फ़ोटो भेज देना। चूके किंग ने फ़ोन रखने के बाद हल्की सी त्योरियाँ चढ़ाईं और लूसियन की माँ को एक मैसेज भेजा। आंटी, क्या आपको पता था कि शियोन का एक बच्चा हुआ है? मजाक कर रहा हूँ, शियोन का एक बच्चा है। ये कब हुआ? कि किसी पल। होने वाली सास भी अपना फ़ोन देखते हुए हैरान रह गई। ओह, आंटी को सच में इस बारे में पता नहीं था। ये मैसेज देखकर